हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये जो क्लासें चल रही है सेल से रिलेटिव चल रही हैं। सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल की स्ट्रक्चर, सेल की सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने बहुत से सेल ऑर्गेनल के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी। इसमें हम करेंगे गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी के बारे में बात। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी आप सभी को पता है यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला सिंगल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है सिंगल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह की कुछ चपटे थैलेनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं। ये नॉर्मल सी संख्या में होते हैं तब हम क्या कहेंगे उसको गोल्जी बॉडी, अगर बहुत अधिक संख्या में तो गोल्जी उपकरण भी इसको कह सकते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो होते हैं साथियों, ये जो है वो उसी तरह से जिस तरह से ईआर होती है उसी तरह से इनका भी सिक्रेशन का कार्य होता है। ये भी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें इनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। ये भी डिवीजन के समय जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है उसमें सहायता करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, पदार्थों का इकट्ठा करने का, कुछ पदार्थों को इकट्ठा करने का, स्त्रावण करने का कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, गोल्जी बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। सिंगल मेम्ब्रेन वाली, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एकल झिल्ली वाली कोशिकांग है और केंद्र के पास में ये उपस्थित होती है। तो ये आपकी थी गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला कोशिकांग है साथियों, जिसे आत्मघाती थैला जो कोशिका कहते हैं वो है ये। लाइसोसोम जो होता है साथियों, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो होता है एक प्रकार का एक कोशिकीय मान लेते हैं, ये कोशिकांग है। इसके अंदर यहाँ पे एंजाइम भरे रहते हैं। क्या रहते हैं साथियों, इसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं, इसको हम हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक अम्लीय एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, पदार्थों का पाचन कर देते हैं, जैसे लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको पाचन करने की क्षमता रखते हैं। ये सेल जो होती है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम जो होते हैं बिखरे हुए रहते हैं बहुत से, और इनका क्या कार्य होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो सेल के अंदर होता है उनको खाकर ये नष्ट कर देते हैं। मतलब उनका जो अंदर अम्लीय पदार्थ होते हैं जो दिखाई देते हैं, इनको ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये सेल की रक्षा करते हैं, मतलब सेल के अपशिष्ट को हटाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो इसको हटा के और इसके भोजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कई बार क्या होती है, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इसकी खुद की मेम्ब्रेन को ये खा जाते हैं। जब इसकी मेम्ब्रेन को खा जाते हैं तो ये एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद में पूरी सेल में फैल जाते हैं। जब ये पूरी सेल में फैल जाते हैं तो पूरी सेल को ये क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं और पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि ये इसको नष्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थों को खाने का कार्य करते हैं, मतलब सेल को साफ रखने का कार्य करते हैं। लेकिन वायदा ऐसा होता है कि खुद की सेल को भी नष्ट कर सकते हैं साथियों। तो हम नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कोशिकांग है साथियों वो है राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम बात कर चुके हैं। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट व यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो कोशिकाएं हमारी दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम बहुत ही छोटे कण होते हैं साथियों, इसमें किसी तरह की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें किसी तरह की कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। या क्या कहते हैं, केंद्र की झिल्ली पे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पे हमने पढ़ा था, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। ये जो होते हैं साथियों दो तरह के होते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। राइबोसोम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। एक तो क्या होते हैं 70S होते हैं, एक होते हैं 80S। 70S जो होते हैं साथियों ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट सेल जो होती है, यूकैरियोट सेल में दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा डीएनए की जो कोडिंग प्रक्रिया होती है, डिकोडिंग या कोडिंग प्रक्रिया, उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। उसके लिए प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा ये एमिनो एसिड का भी उपयोग करते हैं उसके उत्पादन के लिए। प्रोटीन का आप सभी को पता है उत्पादन जो होता है किसके द्वारा होता है, एमिनो एसिड का होता है। तो एमिनो एसिड को आसानी से यूज में ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो राइबोसोम जो साथियों सभी सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट चाहे यूकैरियोट सेलों से भी प्रेजेंट रहता है, बिना मेम्ब्रेन और बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है ये। इसके दो प्रकार होते हैं, 70S और 80S, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 70S जो होता है उसकी सब यूनिट होती है साथियों 50 और 30, 50S और 30S जो होती है 70S की सब यूनिट होती है। और 60S और 40S, 60S और 40S जो होती है साथियों ये किसकी होती है, 80S वाले की सब यूनिट होती है। ये सब यूनिट कई बार पूछ ली जाती है। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना है कि इसे जोड़ना नहीं है।
जोड़ना यहाँ पे मना है, क्योंकि जोड़ोगे तो आप 50 और 30 80 और 80 की सब यूनिट कर सकते हो, लेकिन ये 70 की सब यूनिट होती है 50 और 30, और 100 की सब यूनिट होती है 60 व 40। तो ये क्लियर हो गया होगा। कुछ जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इसमें 55 राइबोसोम भी पाया जाता है। 55 राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कई बार। तो ये आपका क्लियर हो गया राइबोसोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या तारक का, इसमें भी किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन इसमें भी एब्सेंट होती है साथियों, बिना मेम्ब्रेन का होता है ये जो होता है नॉर्मली यूकेरियोट सेल में पाया जाता है, कुछ एक प्रोकैरियोट सेल में भी ये पाया जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनसे हम सूक्ष्म नलिकाएं भी कह सकते हैं। इस तरह की इसमें संरचना होती है, इस तरह की इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, ट्यूब सी इसमें मिली होती हैं। एक साइकिल की जो रिम होती है इस तरह की ये संरचना बनाता है, मतलब इस तरह की संरचना इसकी होती है। जबकि गुणसूत्रों के विभाजन में या गुणसूत्रों का जो अलग अलग होता है ना, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का जो संख्या बढ़ती है कम होती है, उसके लिए ये आवश्यक होते हैं। कोशिका विभाजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, आप सभी को पता है 23 से हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 जो होते हैं, उनकी फिर गुणसूत्र आगे 46 होते हैं। तो इस तरह की जो संख्या बढ़ती है गुणसूत्र और सेल डिवीजन के समय, तो उसमें तार केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये था साथियों हमारे कोशिकांग, जो छोटे छोटे कोशिकांग थे सारे, हमने इस पर बात कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।